जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के सिलेक्टेड प्रश्नों का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। इससे पहले साथियों आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो साथियों उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बिहार दरोगा से रिलेटेड एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से चलेगा। प्रैक्टिस सेट 1 में आपका 1 से लेकर 30 तक प्रश्न हो चुका है। तो देखिए 31 नंबर में है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सुबनसिरी, देबांग, लोहित या फिर चौथा ऑप्शन सांगपो। और साथियों देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या बोला जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो 2 क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या बोला जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो चेमायुंग डुंग हिमनद, यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेमायुंग डुंग हिमनद, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। ये तिब्बत में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यहाँ पर देखिए केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर आपको बताना है। ऐसे तो क्षेत्रफल में सबसे आगे राजस्थान है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन आंध्र प्रदेश को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इन चारों राज्यों में से सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे स्थान पर गुजरात हो जाएगा और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर आपका आ जाएगा तमिलनाडु। इन 4 राज्यों में तुलना करने पर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया है? भारत का तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर आपको चलना है और इस क्रम में तीसरा बताना है। तो देखिए जनगणना 2011 की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला स्थान आता है केरल का, ठीक है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पर कितना है? तो केरल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 94% है। दूसरे स्थान पर आता है कौन? तो लक्षद्वीप, ठीक है। दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप का कितना है? तो 91.85% है। तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो तीसरे स्थान पर आता है मिजोरम, ठीक है। तीसरे स्थान पर मिजोरम आता है। यहाँ पर कितना है? तो 91.33% है। और उसके बाद आपका आता है गोवा और फिर उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो मोस्टली आपको 3 ध्यान रखना है, केरल, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप और तीसरे स्थान पर मिजोरम। ये साक्षरता प्रतिशत में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? तो देखिए मिजोरम दिया हुआ है, तो तीसरा वाला ऑप्शन
अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में डंपिंग का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए, किसी देश के एक निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या इसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने के रूप में होता है, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? डंपिंग। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पाद खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना डंपिंग कहलाता है। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, ये गैट क्या है? तो देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी का पुराना नाम था गैट। और WTO की स्थापना कब होती है? तो 1995 में, यानी कि गैट के स्थान पर WTO कब बना था? 1995 में। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? चलिए 35 के लिए बताइए आंसर क्या होगा। और देखिए साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कम से कम एक क्लास ये डेली जरूर अटेंड कीजिए, बहुत ही जल्द इसका टाइमिंग भी बता देंगे। तो 1 रुपया का नोट जो होता है ये कौन, इस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसी का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय मुद्रा का जो 1 रुपया का नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और जो ये नोट है यानी 1 रुपया का जो नोट है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी और मुद्रित किया जाता है। अन्य सभी जो नोट है वो भारत के रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं, यानी रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो RBI गवर्नर का। लेकिन 1 रुपया का जो नोट होता है इस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है इसका हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, RBI की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? देखिए, जब भी मार्केट में क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है और वो वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होता है तो मार्केट में होता क्या है, उस वस्तु का जो मूल्य है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। यानी कि किसी वस्तु का प्राइस मान लीजिए 20 रुपया है और वो वस्तु मार्केट में कम मात्रा में है तो क्या होता है, उस वस्तु का जो दाम होता है वो एक्चुअल दाम से बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक ही होता है, आपने देखा होगा। और उसमें क्या होता है, जो मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिर जाती है। यानी जो वस्तु 20 रुपया में मिलता था अब वो मान लीजिए 60 रुपया में मिल रहा है, यानी तो इसमें 20 रुपया का कोई मान ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर दाम कितना हो रहा है? 60 रुपया। यानी कि वो जो वस्तु है मार्केट में क्या हुआ, वस्तु वो कम हो गया, जिसके कारण जो उसका प्राइस है वो बढ़ गया। और इसके कारण क्या हुआ, तो मूल्य का जो वैल्यू है यानी रुपया का जो वैल्यू है वो गिर जाता है और वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। और इस स्थिति को बोला जाता है इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुद्रास्फीति। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? इसका आंसर हो जाएगा एलन ग्रीनस्पैन। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 38 नंबर देखिए, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1951 से
1956। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था, तो हैराल्ड डॉमर मॉडल पर। और इस पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर ध्यान दिया गया था, तो प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। हालांकि योजना आयोग के स्थान पर अब वर्तमान में क्या है, नीति आयोग है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। वैट का पूरा नाम क्या है। VAT एक प्रकार का ये टैक्स है, इसका पूरा नाम क्या है आपको बताना है। सही आंसर है वैल्यू एडेड टैक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैट का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा। आंसर है UTI बैंक। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है, तो UTI बैंक है। अच्छा, SBI का पुराना नाम पूछे क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये SBI का पुराना नाम था। और SBI की स्थापना कब होती है, तो 1955 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या होता है, यानी कि पैन का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 43 नंबर देखिए। डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए, यानी किस योजना का ये अवलोकन है बताइए। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना अति आवश्यक है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब होती है, 28 अगस्त को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। तो डेट पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर देखिए। पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या फिर झुकी हुई प्रतीत होती है। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पानी में डूबी हुई छड़ी किस घटना के कारण झुकी हुई प्रतीत होती है। आंसर है तीसरा वाला, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए 46 नंबर। पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो साथियों ये कहलाता है सोनार। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड, उसके बाद क्या, नेविगेशन एंड रेजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। 48 नंबर। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डैश कहलाता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कभी कभी ऑप्शन में डायनेमो भी मिलता है। तो डायनेमो यानी कि जनरेटर। मोटर क्या करता है, ये जस्ट उल्टा। मोटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो घूमने लगता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जब मोटर में देते हैं तो वो घूमता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 49 नंबर। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से
अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है, यानी थोड़ी देर बाद उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो यह किस कारण होता है ये आपको बताना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परितारिका, जो परितारिका होती है इसके सिकुड़ने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइरिस। तो आइरिस के सिकुड़ने के कारण ऐसा होता है। 50 नंबर, कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा जो है कॉपर यानी कि तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कॉपर तथा जिंक से क्या बनता है? तो पीतल। ये सभी नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीतल बनता है कॉपर और जिंक के मिश्रण से। अच्छा, यहाँ पर अगर प्रतिशत पूछ ले कि कॉपर तथा टीन का मिश्रण जो कांसा होता है इसमें कॉपर कितना होता है और टीन कितना होता है, तो कॉपर होता है 88% और टीन होता है 12%। किसमें? तो कांसा में। 51 नंबर, परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अच्छा, परमाणु संख्या 20 किस एलिमेंट का होता है? तो कैल्शियम का होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 8 2 2 8 10 8 18 2 20। तीसरा वाला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 52 नंबर, डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है। तो साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है रोगाणुनाशक, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछे क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिर से रिपीट कर देते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 53 नंबर, हंसाने वाली गैस कौन सी है? आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। 54 नंबर, फाइलेरिया किसके कारण होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो फाइलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, मलेरिया किसके कारण होता है? तो बिहार पुलिस के क्लास में हमने आपको बताया था मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर। लिख देते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। इस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है फाइलेरिया। अच्छा, मलेरिया की दवा का नाम क्या है? क्विनैन। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन जैसे कि आपका कोल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ये जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पर लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, पवन भी नहीं है, यूरेनियम भी नहीं है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। 56 नंबर, AB समूह का रक्त धारक किसे रक्त दान कर सकता है? अच्छा, AB समूह जो है ब्लड ग्रुप AB, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, AB को बोला जाता है सर्वग्राही। सर्वग्राही यानी कि ये सभी से खून ले सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ये जो AB ग्रुप है ये किसको खून दे सकता है? तो याद रखिएगा, AB ब्लड ग्रुप वाला केवल AB ग्रुप को ही दे सकता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। AB ब्लड ग्रुप केवल AB समूह को देगा, लेकिन ये सभी से ले सकता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 57 नंबर, नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए। यह विषम शब्द नीचे दिए गए शेष 3 शब्दों की श्रेणी से मेल
नहीं खाता। इस टाइप के क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका कैलिक्स है, कोरोला है, स्टेमेंस, ये क्या है? तो देखिए सामान्यतः एक फूल के 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। कौन कौन? देखिए पहला चक्र का नाम क्या है? बाह्य दलपुंज, जिसको बोला जाता है कैलिक्स। ये जो आपका ऑप्शन ए में है, ये इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं? तो देखिए पत्तियों का एक चक्र है बाह्य दलपुंज, ये बाहर की ओर होते हैं। उसके बाद आपका कोरोला आता है, इसको बोला जाता है दलपुंज, हिंदी में बोला जाता है दलपुंज। और ये कहाँ पर होता है? तो ये बाह्य दलपुंज के अंदर होता है दलपुंज। ठीक है, तीसरा आपका होता है कौन क्या? तो तीसरा होता है स्टेमेंस, जिसको बोला जाता है हिंदी में पुंकेसर। ये आपका क्या है? पुंकेसर है। और पुंकेसर कहाँ होता है? तो दलपुंज से घिरा होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, कैलिक्स का हिंदी क्या है? बाह्य दलपुंज, ये बाहर होते हैं। कोरोला का हिंदी क्या है? दलपुंज। और ये कहाँ पर होते हैं? दलपुंज। तो याद रखिएगा, ये बाह्य दलपुंज के अंदर होते हैं दलपुंज। और पुंकेसर की बात करें तो ये दलपुंज से घिरा होता है। और चौथा होता है स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पिस्टिल। क्या बोला जाता है? पिस्टिल। और ये क्या होता है? तो फूल के मध्य में होता है। तो इस प्रकार बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर, ये क्या है? चक्र है। जबकि मैड्रिड कोई अलग शब्द है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है? इसका आंसर है गैम्बूसिया मछली। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गैम्बूसिया फिश। आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडा देता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्डिना। एक्डिना और प्लेटिपस, 2 उदाहरण याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों एकमात्र अंडे देने वाले कौन है? स्तनधारी है। ठीक है, ये स्तनधारी होते हुए भी अंडा देता है। आपने नॉर्मली देखा होगा, जो स्तनधारी होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन एक्डिना और प्लेटिपस, नाम लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, प्लेटिपस, ये 2 ऐसे स्तनधारी है जो कि स्तनधारी होते हुए भी ये अंडे देते हैं। बाकी कंगारू, व्हेल मछली, शाही, ये सभी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चलिए साथियों, ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा।